अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। सभी का वार्म वेलकम है वाई डी और इंग्लिश ट्यूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। आज सुबह का फर्स्ट एडिटोरियल पढ़ेंगे द हिंदू का एट अ क्रॉस रोड्स, इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है श्रीलंका की बुरी हालत पे। आप इकोनॉमिकली पॉलिटिकली श्रीलंका में बड़े बड़े तूफान देख रहे हो, क्यों वो तूफान आए हैं और क्या उनका सोल्यूशन हो सकता है। शुरू करते हैं। इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, वो कैब बहुत अच्छी है आज के आर्टिकल की। ये आपका आज का क्लोज टेस्ट है। जो भी आज आप सीखोगे अगले आधे घंटे में इस क्लोज टेस्ट पे आपको करना है अप्लाई। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, एक ट्राई इसको भी दे दो। क्लास के लास्ट में आप इसका सोल्यूशन अपने करेंगे और आपको 5 में से एटलीस्ट 4 मार्क्स तो मिलने चाहिए, है ना। इसी ऑब्जेक्टिव से आपको क्लास को देखना होता है। चलिए शुरू करें। करा एट अ क्रॉस रोड्स। सबसे पहले क्रॉस रोड्स नाम के वर्ड पर नज़र डालेंगे। ऐसा एक बिंदु, एक पॉइंट जहाँ पे रोड्स क्रॉस करें उसको बोलते हैं क्रॉस रोड्स। अब अपने आप से पूछो ये कौन सा पॉइंट होता है भाई। भाई रोड्स एक दूसरे को काटती हैं चौराहे पे, है ना। क्रॉस रोड्स जो है चौराहे का ही फैंसी नेम है। चौराहे यानी इंटरसेक्शन या सर्कल। चौराहे पे क्या होता है, आपको टर्निंग पॉइंट्स मिलते हैं। आप सीधे चले जाओ, उल्टे चले जाओ, राइट में चले जाओ, लेफ्ट में चले जाओ, यू टर्न मार लो। आ रही बात समझ में। तो क्रॉस रोड्स चौराहे के लिए यूज़ किया जाता है और ज़िंदगी में किसी भी ऐसे पॉइंट के लिए यूज़ किया जाता है जहाँ पे आपके पास कई सारे चुनाव हों, कई सारे ऑल्टरनेटिव्स हों। तो कह रहा है कोई क्रॉस रोड्स पे खड़ा है, एट अ क्रॉस रोड्स है, किसी के पास बहुत सारे विकल्प हैं, चॉइसेस हैं। और बात किसकी कर रहा है, बात कर रहा है ऑन श्रीलंका इकोनॉमिक रिकवरी। श्रीलंका की आर्थिक रिकवरी की बात यहाँ पे की जा रही है। समझ में आ गई ना बात। क्रॉस रोड्स बहुत ही अच्छा वर्ड है ये। अब ध्यान रखना क्रॉस रोड के साथ में एट ही लगता है। क्या लगता है सर, एट लगता है। अब इन मत लगाया ना, ऑन मत लगाया ना। अगर आपको फ्रेज कहीं पे मिलता है कि कोई भी बंदा क्रॉस रोड्स पे खड़ा है तो पर्सन इज एट अ क्रॉस रोड्स। दूसरी चीज़, इस पे कॉन्सेप्ट आपको फटाफट करवा देते हैं। क्रॉस रोड्स में पीछे एस आ रहा है, ये एक प्लूरल नाउन है। रोड्स कई सारी हैं लेकिन इसके आगे आपने लगा रखा है ए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपको मैंने कई बार ऐसे वर्ड्स बताए हैं जो वास्तव में प्लूरल हैं। अरे बात समझ में, वास्तव में प्लूरल हैं, पीछे एस लेंगे लेकिन उनके आगे अ या एन लगा होगा। 2 या 3 मुझे बता सकते हो। चलो, सबको आना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट होते हैं तो आने चाहिए ना। क्रॉस रोड्स की तरह एक और वर्ड है मीन्स। मीन्स का मतलब होता है उपाय। अगर आप किसी चीज़ को एज अ मीन्स यूज़ करते हो तो किसी चीज़ को एक उपाय के तौर पे यूज़ करते हो। आ रही है बात समझ में। जैसे द मेडिसिन इज़ यूज्ड एज अ मीन्स टू ब्रिंग डाउन द फीवर। ये मेडिसिन जो है यूज़ की जाती है, इस्तेमाल की जाती है एक उपाय के तौर पे फीवर को नीचे लाने के। एज अ मीन्स टू ब्रिंगिंग डाउन द फीवर। इसके साथ में वर्ब की एनजी फॉर्म आती है मीन्स टू के साथ। वैसे एक वर्ड है हमारे पास शैम्बल्स। शैम्बल्स का मतलब होता है अफरा तफरी, है ना, अराजकता। जब भी कोई चीज़ इन अशैम्बल्स होती है तो वो चीज़ बहुत बुरी हालात में होती है, अफरा तफरी के अंदर होती है। जैसे श्रीलंकन इकॉनमी इज़ इन अ शैम्बल्स। ये 3 वर्ड याद रखें इंग्लिश में। इसके अलावा बहुत सारे हैं लेकिन वो वर्ड्स अलग टाइप के हैं, उनमें वो नाउन जो है प्लूरल नहीं होता। ये 3 वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें नाउन जेन्युइनली प्लूरल होता है, शैम्बल्स, मीन्स और क्रॉस रोड्स, लेकिन इनके आगे आप अ को यूज़ करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के क्विज़ में यूज़ करेंगे इस कॉन्सेप्ट को। आ जाओ टाइटल पैराग्राफ पे। एक लाइक और एक शेयर जरूर से दें सेशन को अगर आप कुछ सीखते हैं तो इससे। कैरा द रोड टू श्रीलंकास इकोनॉमिक रिकवरी विल हैव टू पास थ्रू पॉलिटिकल चेंज। कैरा जो रोड है, जो रास्ता है, और कहाँ पाई, किस तरफ, श्रीलंका की इकोनॉमिक रिकवरी की तरफ। कैरा ऐसा जो रास्ता है ना उसको हैव टू, हैज़ टू, हैड टू, हैव टू, हैज़ टू, हैव टू, जानते हो ना स्ट्रक्चर, करना ही पड़ेगा। कह रहे इस रास्ते को करना ही पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, विल हैव टू, क्या करना पड़ेगा, पास थ्रू करना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा पॉलिटिकल चेंज से, सियासी या राजनीतिक बदलाव से। तो अगर इकोनॉमिक रिकवरी आएगी तो वो तभी आएगी जब पॉलिटिक्स वहाँ की चेंज होगी, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं नई जो है गवर्नमेंट को फॉर्म करेंगी। इस रोड को यहाँ से होके पास थ्रू होके जाना ही पड़ेगा। रोड की वर्ब है विल हैव। अगेन विल हैव टू, हैज़ टू, हैड टू आपके ऑब्लिगेशन या आपकी मजबूरी को बताते हैं। आई हैव टू गो नाउ, मुझे अब जाना पड़ेगा। यू हैव टू वर्क हार्ड, आपको काम करना ही पड़ेगा। हर ना बात समझ में, करना पड़ेगा। सब्जेक्ट और वर्ब आपको ग्रीन और पिंक में मिलेंगे पूरे आर्टिकल में। ये वैसे सुनने में आपको अजीब लगता होगा कि सर क्या है ग्रीन, क्या है पिंक। एक बार फॉलो करके देखो,
अगर आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए ना मास्टर लेवल की इंग्लिश में, तो ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, सब्जेक्ट और वर्ब आपको पकड़ में आना चाहिए। तो हर सेंटेंस का यहाँ पे मार्क्ड है, उसको पकड़ते जाओ मेरे साथ। अच्छा चलो, अब इस आर्टिकल की सारी वोकैबुलरी पर नज़र डालते हैं ताकि इसको स्मूथली पढ़ते जाएं। उसी के साथ आप सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पायरेंट्स को मॉक टेस्ट के लिए मैं रिफ़र करूँगा टेस्टबुक.com। इसकी खूबी ये है कि इसमें 470 एग्ज़ाम्स के 34,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट एक सिंगल पैकेज में अवेलेबल हैं। अब 34-35 हज़ार मॉक टेस्ट हैं, तो इसमें इजी भी होंगे, डिफ़िकल्ट भी होंगे, मॉडरेट भी होंगे। हर तरह के मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करने का आपको मौका मिलता है। ये सारे मॉक टेस्ट सभी एग्जाम्स के एक सिंगल पैकेज में अवेलेबल है। 1 साल की वैलिडिटी 399 से, 3 साल की वैलिडिटी में 599 से। लेकिन 1 ईयर पास और 3 ईयर पास पे अगर आप कोड लगाते हैं YT10 तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलता है 1 ईयर पास 360 में और 3 ईयर पास 540 के अंदर। ज़रूर से डिस्काउंट का फ़ायदा उठाएं, कोड लगाएं YT10। इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए, अपनी वोकैब शीट है, सारे नए और पुराने वर्ड्स इसी शीट में मिलेंगे। टेलीग्राम ग्रुप में रखी है, फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक भी रखा है, ग्रुप को आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आज के वर्ड्स सारे पुराने हैं। यूबिक्यूटस कई बार कर चुके हैं इस वर्ड को। फिर एक वर्ड है आयरन आउट, अगेन हो चुका है कई बार। एक वर्ड है प्लाइट, ब्रिंग अबाउट, एलिवेट और इनसरमाउंटेबल, सभी पुराने वर्ड्स हैं, आपको आने चाहिए ज़्यादातर वर्ड्स ये है ना। यूबिक्यूटस क्या होता है भाई? जो ओमनी प्रेजेंट हो, जो वाइड स्प्रेड हो, जो हर तरफ हो, जो यूनिवर्सल हो, जो सब तरफ मिले। अरे बात समझ में? हर तरफ मिले, जहाँ नज़र मान लो वहीं नज़र लगाओ आप, वहीं पे मिले आपको। जैसे स्कूल में बच्चे, स्कूल में क्या होते हैं बच्चे? यूबिक्यूटस या वाइड स्प्रेड होते हैं, है ना। जैसे आजकल कोरोना की बीमारी है, वाइड स्प्रेड है, यूबिक्यूटस है, जहाँ नज़र मारोगे वहीं कोविड मिल जाएगा। प्लास्टिक बैग्स आर यूबिक्यूटस, प्लास्टिक की थैलियाँ यूबिक्यूटस हैं, हर तरफ आपको मिलेंगी। अब यूबिक्यूटस के जो सिनोनिम्स है ना, एक सिनोनिम है वाइड स्प्रेड, जिसको आप आज आर्टिकल में देखोगे, और एक सिनोनिम है परवेसिव, जो आर्टिकल में तो नहीं आया लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनोनिम है, इसको याद रखें, परवेसिव, ठीक है, जो हर तरफ आपको मिले। एक वर्ड हमारे पास फ्रेजल वर्ब आयरन आउट, इसका मतलब क्या होता है? देखो, आपने कपड़ा देखा होगा, कपड़े पे अगर रिंकल्स हों, बहुत सारी जो है सीम्स हों, है ना, रिंकल्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? सलवटें। अगर सलवटें हों तो आप आयरन लेकर के, प्रेस लेकर के उस कपड़े की सलवटें निकाल देते हैं। आ रही है बात समझ में? तो आयरन आउट करने का मतलब क्या होता है? किसी भी इश्यू की सलवटों को निकालना, किसी भी मामले को रिजॉल्व या सेटल करना, चीज़ों में हार्मनी लेकर के आना। दो आदमियों में झगड़ा है, उन्होंने झगड़े को ख़त्म किया तो उन्होंने आयरन आउट किया। आपकी कोई समस्या है, आपने उस समस्या को ख़त्म करने की कोशिश की तो आप उसको आयरन आउट कर रहे हो। जैसे धोबी आपके कपड़ों को आयरन लगा करके उनके रिंकल्स को निकालता है, रिजॉल्व करता है। अ मीटिंग was called to iron out the differences between the management and the workers। एक मीटिंग को कॉल किया गया, बुलाया गया, रिजॉल्व करने के लिए, सेटल करने के लिए डिफरेंसेस को, मतभेदों को, और किस किस के बीच? मैनेजमेंट और मजदूरों के बीच, वर्कर्स के बीच। तो इस वर्ड को आज आप आर्टिकल में देखेंगे, इसका सिनोनिम रेकंसाइल, ठीक है। आयरन आउट का सिनोनिम होता है रेकंसाइल, जिसको आज आप आर्टिकल में देखने वाले हैं। आ जाओ नेक्स्ट वर्ड पे। प्लाइट मतलब डिफ़िकल्ट पोजीशन, दुर्दशा, आपकी सफरिंग आपकी प्लाइट है। अगर आपको दर्द हो रहा है तो आपकी ये प्लाइट है। अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपको खाना खाना है, तो ये आपकी प्लाइट है। कोई भी बैड सिचुएशन अगर आपके साथ है, इट इज़ योर प्लाइट, डिफ़िकल्ट पोजीशन। पोलैंड हैज़ ओपन इट्स बॉर्डर्स टेकिंग नोट ऑफ द प्लाइट ऑफ द यूक्रेनियन रेफ्यूजीज। पोलैंड ने ओपन कर दिया अपने बॉर्डर्स को, टेक करते हुए, नोट को ध्यान में देते हुए, प्लाइट को, दुर्दशा को यूक्रेन के रेफ्यूजीज़ की। तो प्लाइट का एक सिनोनिम होता है प्रेडिकामेंट, सफरिंग और ट्रेवल्स। ट्रेवल्स एस लगा रखा है इसके आगे क्योंकि ये वर्ड अक्सर एस लेता है ना, ट्रेवल्स। तो ये ट्रेवल्स जो है ना, इसको आज आप आर्टिकल में देखने वाले हैं। प्लाइट, दुर्दशा यानी कि ट्रेवल्स, ट्रेवल्स को आर्टिकल में आज देखेंगे। आ जाए नेक्स्ट वर्ड पे। ब्रिंग अबाउट 2-3 दिन पहले किया था। किसी चीज़ को कोज करना, अकर होने के लिए, किसी चीज़ को घटित करवाना यानी लेकर के आना, प्रोड्यूस करना। कंटिन्यूअस वॉर्स brought about a huge amount of destruction। लगातार चलने वाली वॉर्स ने ब्रॉट अबाउट किया है, कॉज किया है, वो लेकर के आई हैं बहुत ही बड़ी अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन को, तबाही को, ठीक है ना। किसी भी चीज़ को लेकर के आना, ऐसा समझ लो हिंदी में। अब इसके अच्छे अच्छे सिनोनिम में सब करवाए हुए हैं आपको। जर्मिनेट, जनरेट, इंजेंडर, बिगेट, स्पॉन, प्रोड्यूस, याद है ना। तो इन सारे सिनोनिम्स को याद रखना दिमाग के अंदर। आज अब ब्रिंग अबाउट नाम की फ्रेजल वर्ब को देखेंगे। चलिए आगे बढ़े। एलिविएट, ये वर्ड बहुत मतलब कॉमन सा वर्ड है, इतनी बार एग्जाम्स में आया हुआ ये वर्ड एसएससी बैंक्स के, तो सबको आता ही है। एलिविएट का मतलब होता है किसी चीज़ पे मलहम लगाना, किसी चीज़ को थोड़ा सा सूदिंग बनाना, है ना, इंटेंसिटी को कम करना। जैसे आपके चोट लगी हुई है,
आपने कहीं पे गरम गरम चाय गिरा ली हाथ पे, तो आपने क्या किया, बर्फ़ ली और वहाँ पे हाथ पे रख दी। अब उस चाय का जो दर्द है ना, जो गरम गरम आपके लगा है, बर्फ़ के टुकड़े से आप उसको एलिविएट कर रहे हो, दर्द को कम कर रहे हो, बाम लगा रहे हो, अपने आप को थोड़ा सा मलहम लगा रहे हो। आगे ना बात समझ में, एलिविएट करना। टू एलिविएट राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ स्किल एनहांसमेंट प्रोग्राम। एलिविएट करने के लिए, मलहम लगाने के लिए बढ़ती हुई बेरोजगारी पे सरकार ने लॉन्च किया है कौशल्यवर्धन प्रोग्राम को, स्किल इन्हांसमेंट प्रोग्राम को, जिसमें कुछ सिलाई कढ़ाई कंप्यूटर आपको सिखाएंगे ताकि आपको जॉब्स मिल सकें। इसको मॉडिफाई, सेल, बाम, एमिलिरेट, अले और एस्यूएज बोलते हैं। सब कॉमन से सिनोनिम्स हैं। एस्यूएज को आज आप आर्टिकल में देखने वाले हैं, एलिविएट का सिनोनिम। लास्ट वर्ड है इनसरमाउंटेबल। देखिए, माउंट मतलब पहाड़, पहाड़। माउंटेबल मतलब जिस पे आप चढ़ पाएँ। इनसरमाउंटेबल मतलब जिस पे आप ना चढ़ पाएँ। ऐसा पहाड़, ऐसी मुसीबत, ऐसी चीज़, ऐसी सिचुएशन जो अकॉम्प्लिश करना बहुत ही मुश्किल हो, जो लाइकली हो, अनलाइकली हो या इम्पॉसिबल हो। अरे ये बात समझ में, जिसको करना ही बड़ा मुश्किल हो, इनसरमाउंटेबल काम बन जाता है वो। नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ इनसरमाउंटेबल इफ़ यू पजेस द डिज़ायर एंड डेडिकेशन। इस दुनिया में कोई भी चीज़ इनसरमाउंटेबल नहीं है अगर आपके पास इरादा है और अगर आपके पास डेडिकेशन है उस काम को करने की। सच बात है ये, है ना। थोड़ा टाइम आप ज़िंदगी में बिता लोगे तो आप भी इस चीज़ को समझोगे। तो आप जो लोग अभी थोड़ा सा मन हार के बैठे हैं पढ़ाई वढ़ाई से, इस चीज़ को हमेशा याद रखें। जो टॉपर्स हैं, जो सिलेक्शन ले रहे हैं, उनके दो सींग नहीं लगे हैं, आप ही के जैसे हैं वो भी, है ना। नथिंग इज वर्ड इन दिस वर्ड इज़ इनसरमाउंटेबल। चलिए, इन सरमाउंटेबल नाम के वर्ड को आज आप आर्टिकल में देखेंगे। आ जाओ, अपनी वोकैब हो गई है आज की। फटाफट अपने इसकी समरी लेंगे आर्टिकल की, किस बारे में लिखा हो अपने को पता लगे। देखो, श्रीलंका में बता रहा है कि बहुत बुरी हालत है, लोग आ गए हैं सड़कों पे, खाने को अनाज नहीं है, बाइक चलाने को पेट्रोल नहीं है। अब ये सब हुआ क्यों, सबसे पहले तो आर्टिकल में बताएगा। ये इसलिए हुआ क्योंकि इनएफिशिएंट लीडरशिप बैठी है। ये चार भाई हैं जिन्होंने पिछले 20 सालों में श्रीलंका को तबाह कर दिया। अब दूसरा काम ये क्या बताएगा, कह रहा है कि अगर श्रीलंका को अभी एक बैंकरप्ट कंट्री होने से बचना है, श्रीलंका को अगर सोमालिया होने से बचना है, अपने आप को साउथ सूडान होने से बचाना है, तो श्रीलंका को एक पॉलिटिकल चेंज चाहिए होगा। इन भाइयों को गद्दी से उतारो, इनकी जगह किसी नए आदमी को बिठाओ जो समझदार हो। और ये जो तामिल सिंहला जो ये चलता है ना श्रीलंका में लड़ाई, इस झगड़े को ख़त्म करके, भुला करके इनको अपने लिए काम करना पड़ेगा। जब तक ये एथनिसिटी के ऊपर एक दूसरे से खून खराबा करेंगे, श्रीलंका की हालत नहीं सुधरने वाली। आज आर्टिकल कंसर्न टोन में लिखा हुआ है। कंसर्न है ये बहुत श्रीलंका के लिए और थोड़ा सजेस्ट भी कर रहा है श्रीलंका को क्या करना चाहिए। शुरू कर लें आर्टिकल को, आ जाओ। अच्छा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पायरेंट्स अपनी ऐप को जरूर डाउनलोड करें। YET योर इंग्लिश ट्यूटर प्ले स्टोर भी एग्जाम का इंग्लिश का सेक्शन इस ऐप से आपका कवर हो जाएगा। ऐप पे मिलेंगे आपको क्वालिटी कोर्सेज जो मैं खुद डिज़ाइन करता हूँ, जैसे बेसिक टू एडवांस्ड इंग्लिश राइटिंग स्किल्स, जहाँ पे आप मेरे साथ बिल्कुल बेसिक से लिखना सीख रहे हो किसी भी एग्जाम के डिस्क्रिप्टिव के लिए। इसी के साथ आपको मिलेगा SSC का प्रीलिम्स और मेंस कॉम्बो। SSC के सभी एग्जाम्स के मेंस और प्रीलिम्स यहाँ से कवर हो जाएंगे। बैंकिंग का कॉम्बो भी अवेलेबल है। आप यहाँ पे कोई भी बैंक एग्जाम हो उसका प्रीलिम्स और मेंस दोनों प्रिपेयर कर सकते हो कोर्स की मदद से। कोई भी क्वेरी हो ऐप से रिलेटेड, ये नंबर है, इस पे व्हाट्सअप करें, आपको रिप्लाई मिल जाएगा और ऐप का लिंक मिलेगा आपको इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में। चलिए, कह रहा है द वाइड स्प्रेड पब्लिक अनरेस्ट इन श्रीलंका हैज़ टेकन ऑन द डायमेंशंस ऑफ अ पॉलिटिकल रिवोल्यूशन ऑफ ग्रेट इम्पोर्ट। कह रहा है वाइड स्प्रेड जो पब्लिक अनरेस्ट है, वाइड स्प्रेड मतलब हर तरफ फैला हुआ, यूबिक्यूटस, परवेसिव, है ना। और पब्लिक अनरेस्ट मतलब लोगों के अंदर अनरेस्ट। अनरेस्ट का मतलब होता है बेचैनी। आप बाहर जो धूम धड़क्का करते हो जाकर के रोड पे, तो वो अनरेस्ट ही कहलाता है ना। तो कह रहे जो हर तरफ पब्लिक की बेचैनी है, पब्लिक ने जो प्रदर्शन कर दिए हैं हर तरफ, और कहाँ पे, श्रीलंका में। कह रहा है ये प्रदर्शन जो है ना, अनरेस्ट, ये टेक ऑन कर चुके हैं, ये इस फॉर्म को ले चुके हैं। टेक ऑन करना मतलब इस फॉर्म को, इस रूप में आ जाना। और कौन से रूप में आ गए हैं भाई, टेक ऑन किस रूप में किया इन्होंने टेक ऑन किया है डायमेंशंस में, आकार में। डायमेंशन मतलब आकार, और किसका, एक बड़े ही सियासी रिवोल्यूशन का, राजनीतिक क्रांति का। और कौन सी क्रांति, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस की है, महत्वपूर्णता की है। आई बात समझ में। अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, मोटे मोटे वर्ड्स हैं, मज़ा आएगा आपको आज वो कैब पढ़ने में। कह रहा है जो हर तरफ अनरेस्ट है श्रीलंका में, अब वो रूप ले चुका है एक ऐसे आकार का। और कौन सा आकार भाई, जो आकार एक बड़े सियासी रिवोल्यूशन का है, क्रांति का है, जो बड़ी इंपॉर्टेंस वाली है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पब्लिक अनरेस्ट की वर्ब है हैज़ टेकन ऑन। टेक ऑन नाम की फ्रेजल वर्ब को देखेंगे। वैसे तो आज मैं यहाँ लिखने वाला था अपनी वोकैब शीट में, पर ऑलरेडी 5-6 वर्ड्स थे, तो बहुत सारे वर्ड्स नहीं लिख सकते ना एक ही दिन में।
टेक ऑन नाम की फ्रेजल वर्ब फिर आएगी तब आपको बता दूंगा, एक बार समझ लो इसको फटाफट से। टेक ऑन के दो मीनिंग होते हैं। पहला मीनिंग किसी को चैलेंज करना, इंडिया विल टेक ऑन इंग्लैंड इन ए क्रिकेट मैच टुडे। इंडिया चैलेंज करेगा इंग्लैंड को एक क्रिकेट मैच में आज। टेक ऑन समवन है ना, टेक ऑन समथिंग, किसी चीज़ को चैलेंज या अपोज करना। ये तो है पहला मीनिंग जिसको इसने यूज़ नहीं किया है, इसने यूज़ किया है दूसरा वाला। अज्यूम अ फॉर्म, एट्रीब्यूट और आस्पेक्ट, किसी फॉर्म को, आकार को या आस्पेक्ट को ले लेना, है ना। जैसे देयर कॉन्वर्सेशन टुक ऑन एन आर्गुमेंटिव नोट, उनकी कॉन्वर्सेशन जो है अचानक से उसने एक आर्गुमेंटिव, एक बहस वाला नोट जो है, बहस वाली टोन जो है पकड़ ली। किसी भी टोन को, एट्रीब्यूट को, आस्पेक्ट को पकड़ लेना, अज्यूम कर लेना कहलाता है टेक ऑन करना। श्रीलंका का पब्लिक अनरेस्ट जो है इस फॉर्म को पकड़ चुका है, इस आकार के पॉलिटिकल रेवोल्यूशन की। आ रही है बात समझ में? नए कपड़े पहन लेना, किसी नए आकार या फॉर्म में आ जाना, टेक ऑन करना। चलो बढ़े आगे। इंपोर्ट का मतलब होता है आयात, लेकिन इंपोर्ट का एक और मीनिंग होता है इंपॉर्टेंस, है ना। महत्वपूर्णता को भी, इंपॉर्टेंस को भी इंपोर्ट बोलते हैं। कह रहा है इट इज अपरेंट दैट इट इज ड्रिवन बाय पॉपुलर एंगर एंड अ कलेक्टिव विल दैट स्ट्रेडल्स ऑल एथनिसिटीज। कह रहा है ये चीज़ भी अपरेंट है, ये चीज़ भी बड़ी एविडेंट है, साफ है। कौन सी चीज़ भाई? कि ये जो प्रोटेस्ट है ना, ड्रिवन बाय है, ये प्रोटेस्ट आगे ड्राइव किया जा रहा है, ये प्रोटेस्ट सवार है। ड्रिवन बाय मतलब कौन इसको ड्राइव कर रहा है, कौन आगे ले जा रहा है। तो इस प्रोटेस्ट को आगे ले जाया जा रहा है पॉपुलर एंगर के द्वारा, पब्लिक के गुस्से के द्वारा और एक कलेक्टिव विल के द्वारा, सबकी मिलीजुली विल यानी कि इरादे के द्वारा। कलेक्टिव मतलब सबका मिला जुला। अब ये कौन सा एंगर और विल है भाई? कौन सा है, किस टाइप का है? कह रहा है ये वो एंगर और विल है जो स्ट्रेडल करता है, ये विल के लिए आया दैट, है ना। ये वो विल है जो स्ट्रेडल करती है, जो कवर करती है पूरे एक एरिया को। और कौन सा एरिया? सारी की सारी एथनिसिटीज़ का, सारी की सारी रेसिस का, सारी की सारी नस्लों का। तो श्रीलंका में नस्ल भेद बहुत है, तमिल और सिंगला के बीच में झगड़ा है, लेकिन इस पॉपुलर एंगर में, इस अनरेस्ट में सभी एक साथ आकर के सरकार के सामने खड़े हैं। तो कलेक्टिव विल जो है कवर करेगी, स्ट्रेडल करेगी सभी की सभी नस्लों, रेसिस, एथनिसिटीज़ को। इट की वर्ब है इज, इट की वर्ब है इज ड्रिवन, पैसिव वॉइस में यहाँ पे। दैट की वर्ब है स्ट्रेडल। स्ट्रेडल का मतलब होता है कवर करना एक एंटायर रेंज को। कैर फॉर अ कंट्री वंस सीन एज हैविंग इररिकॉन्सिबल ethnic divisions, there is hope that the people will recognize the real provenance of their travels. An apathetic political leadership that wields great power without much accountability as they come together on streets to demand change and relief. लंबा सेंटेंस है, एक काम करेंगे इसमें। ये जो आप देख रहे हो ना, एम डैश, ये डैश और ये डैश, इसको बोलते हैं एम डैश, मोटा वाला डैश। डैश से डैश के बीच का अलग कर दो, बाकी सेंटेंस पढ़ लो और फिर इसको अपने ऐड कर देंगे ताकि आपको मीनिंग निकालना आए, ठीक है। कह रहा है कहाँ है? कह रहा है एक ऐसी कंट्री के लिए जो कि एक बार देखी जाती थी, और कैसे? हैविंग रखने वाली, हैव करने वाली, और कैसे, क्या चीज़ को भाई? ऐसे एथनिक डिविजन्स को, ऐसे नस्लों के भेदभाव को जो इररिकॉन्सिलेबल है। देखो, रिकनसाइल का मतलब होता है रिजॉल्व करना, आयरन आउट करना। रिकनसाइबल मतलब जिसको रिजॉल्व किया जा सके। इररिकनसाइलेबल मतलब जिसको रिजॉल्व भी ना किया जा सके, जिसका कोई हल ही ना हो। कह रहा है एक ऐसी कंट्री के लिए जो एक वक्त पे देखी जाती थी, ऐसी एथनिक डिविजन्स वाली जो इररिकनसाइलेबल है, जिनका कोई सोल्यूशन नहीं है। कह रहा है एक ऐसी कंट्री के लिए, यानी कि श्रीलंका के लिए। कह रहा है अभी भी थोड़ी आशा है, देयर इज़ होप। क्या आशा है भाई? कि जो लोग हैं ना, जो वहाँ पे श्रीलंका के लोकल पीपल हैं, वो रिकॉग्नाइज करेंगे, पहचानेंगे सच में जो रियल वाली जो जड़ है, प्रोविनेंस है। प्रोविनेंस का मतलब होता है सोर्स, किसी चीज़ की जड़। तो वो सही जड़ को या सोर्स को पहचानेंगे, और सोर्स किसका? उनकी दुर्दशा का, उनके ट्रैवल्स का। आगे बात समझ में? तो कभी तो ये लोग आपस में लड़ते थे, खून खराबा करते थे, आज सब भूखे हैं, है ना। तो आज सब साथ में आ गए हैं और होप आ रही है कि सब के सब लोग पहचानेंगे कि ये क्यों भूखे हैं। अब देखो, बीच में बताया गया ये ट्रैवल्स इनकी, ये अलग कर रहा हूँ मैं। अब आगे बढ़ेंगे। कह रहे जैसे ही वो कम टुगेदर होते हैं, साथ में आते हैं ऑन द स्ट्रीट, सड़कों पे। और क्यों भाई? डिमांड करने के लिए बदलाव और राहत को। आगे बात समझ में? तो जैसे ही वो साथ में आए ना सड़कों पे, एक थोड़ी सी होप है कि इनकी आंखें खुलेंगी, ये खून खराबा बंद करेंगे और समझेंगे कि इनकी लड़ाई की वजह से ही श्रीलंका आज यहाँ पे खड़ा है। एक ऐसी कंट्री जिसकी एथनिक डिविजन्स इस प्रकार की हैं जो इररिकनसाइलेबल देखी जाती थी एक वक्त पे, जिनका कोई सोल्यूशन किसी को नहीं दिख रहा था। अब बीच में देख लो ये क्या लिखा हुआ है, ट्रैवल्स के लिए बताया गया है क्या ये। कह रहा है ट्रैवल्स ये हैं
एन अपेथेटिक पॉलिटिकल लीडरशिप, एक ऐसी सियासी लीडरशिप जो अपेथेटिक है, जिसमें कोई भी इमोशंस नहीं है, किसी के लिए कोई भी सहानुभूति नहीं है, कोई जिए है कोई मरे इसको कोई मतलब नहीं है। तो एक तो ऐसी पॉलिटिकल लीडरशिप है, और वो लीडरशिप जो वील्ड करती है, जो एक्सरसाइज करती है, मेंटेन करती है बहुत ज़्यादा ताकत को, और कैसे, बिना ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी के, जिम्मेदारी के। तो वहाँ की लीडरशिप ऐसी है, लोग मरे जिए, ताकत है उनके पास, खूब खूब पैसा है, लोगों से कोई उनको मतलब नहीं है, बस 3-4 भाई हैं बैठ करके आपस में जो है सब मिल बांट के खा रहे हैं। तो ये है इनकी सारी ट्रेवल्स का प्रोवेनेंस, यानी कि सारे दुखों का जो है जड़। अब आओ सेंटेंस की स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। मीनिंग आपने निकाल लिया है। होप की वर्ब है इज़, देयर से क्लॉज शुरू हुआ है इसलिए वर्ब के बाद सब्जेक्ट रखा गया है। पीपल की वर्ब है विल रिकॉग्नाइज, दैट की वर्ब है वील्ड्स, दैट आया है पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए, सिंगुलर नाउन है इसका एंटीसीडेंट दैट का, इसलिए दैट की वर्ब भी सिंगुलर है। वील्ड का मतलब होता है मेंटेन या एक्सरसाइज करना। वील्ड वर्ड यूज़ किया जाता है हथियारों और पावर के साथ। अगर आपके पास कोई हथियार है, कोई पावर है, कोई गन है, कोई बंदूक है ना, किसी भी टाइप की ताकत है, तो आप उस ताकत को वील्ड करते हो, आप उसको मेंटेन और एक्सरसाइज करते हो, आप उसके ऊपर कंट्रोल करते हो। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है जिम्मेदारी। दे की वर्ब है कम, दे आया पीपल के लिए। ये प्रोवेनेंस वर्ड मैंने आपको शायद अभी बताया है ना, पहले इसमें नहीं आया वो कैप शीट में। प्रोवेनेंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ का बर्थ प्लेस, ओरिजिन, क्रेडल, सोर्स, जहाँ से कोई चीज़ शुरू हुई है। ऑफ कोर्स आप ट्रेवल्स को जानते हो, ट्रेवल्स का मतलब है दुर्दशा यानी कि फ्लाइट। बड़े आगे चलो, कह रहा द पीपल सीम टू बी डिमांडिंग अ होल सेल रिजीम चेंज एंड नॉट ट्विक्स। लोग जो हैं दिखाई देते हैं कि वो डिमांड कर रहे हैं एक होल सेल रिजीम चेंज। होल सेल मतलब बड़े आकार का, तो बड़े आकार पे चेंज को डिमांड कर रहे हैं वो। बड़े आकार का मतलब है सारी सरकार को ही बदला करके मानेंगे, और ना कि मांग रहे हैं वो ट्वीक्स। ट्वीक का मतलब होता है छोटे मोटे बदलाव। आगे बात समझ में? लोगों को देख करके लगता है कि उनको बड़ा बदलाव चाहिए, छोटे मोटे बदलाव से वो वापस अपने घर नहीं जाएंगे। पीपल की वर्ब है सीम। अच्छा, होलसेल मतलब बड़े आकार बड़े साइज़ का, ट्वीक्स मतलब छोटा मोटा चेंज। सीम टू बी डिमांडिंग यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है एक बार खुद से पूछो। सीम टू डिमांड, सीम टू हैव डिमांडेड, ऐसा क्यों नहीं लिखा हुआ? सीम टू बी डिमांडिंग, ये कौन सी स्ट्रक्चर है? आनी चाहिए आपको, शायद मेरे ख्याल 4-5 दिन पहले हमने किया है इसको। चलो अभी अगला सेंटेंस करेंगे, वहाँ पे स्ट्रक्चर को अपने समझेंगे, ठीक है? अगले सेंटेंस में स्ट्रक्चर फिर से आएगी। कह रहा एज द प्रोटेस्ट एस्केलेट्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ President Gotabaya Rajapaksa and the government of his elder brother PM Mahindra Rajapaksa seem to have lost public support and the confidence of their political allies। कह रहा है जैसे जैसे प्रोटेस्ट एस्केलेट हो रहे हैं, ये जो प्रदर्शन है बढ़ते जा रहे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन है प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्सा का, और जो गवर्नमेंट है उसके बड़े भाई महिंदा राजापक्सा की, है ना, जो पीएम भी हैं, कह रहे ये दोनों चीज़ें दिखाई देती हैं कि लूज़ कर चुकी हैं, सीम टू हैव लॉस्ट, ये खो चुकी हैं पब्लिक के सपोर्ट को और कॉन्फिडेंस को दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ का, उनके पॉलिटिकल अलाइज का, राजनीतिक दोस्तों का। तो ये हमें देखने में पता लग रहा है, लोगों का सपोर्ट भी चला गया, दूसरी इनकी पार्टियाँ जो थी इनके साथ में खड़ी थी वो भी अब इनके साथ नहीं खड़ी हैं। प्रोटेस्ट की वर्ब है एस्केलेट, एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट की वर्ब है सीम। अच्छा, अब देखो यहाँ पे सीम टू भी डिमांडिंग था, यहाँ पे सीम टू हैव लॉस्ट है, तो ये स्ट्रक्चर्स को फटाफट नज़र डाल लेते हैं, कब इनकी कैसे आपको ज़रूरत पड़ेगी। नीचे लिखा हुआ मैंने फॉर्मूला, देखो कुछ भी नया नहीं करवा रहा हूँ आज, ये सब चीज़ें आप ऑलरेडी कर चुके हो, जो कर चुके हैं वो रिवाइज़ करें और जो पहली बार आए हैं क्लास में वो आज सीख लें, ठीक है? नीचे लिखा हुआ है फॉर्मूला। कभी भी कोई वर्ब के साथ में अगर आपको दूसरी वर्ब मिले और अगर वो मिले इन्फिनेटिव फॉर्म में, और इन्फिनेटिव कौन सा? सिंपल इन्फिनेटिव, 2 प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म, इसका मतलब है जो वर्ब यहाँ पे लगा रहे हो इन्फिनेटिव फॉर्म में वो एक्शन अभी होने वाला है, ये एक्शन पहले और ये एक्शन बाद में। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जो इन्फिनेटिव का एक्शन है ये पहले हुआ होता है सेंटेंस में, तो उस केस में क्या करना है, सिंपल इन्फिनेटिव ना यूज़ करके आपको यूज़ करना है परफेक्ट इन्फिनेटिव को, 2 प्लस में हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। समझ में आया? ये एक्शन अगर पहले हो चुका है तो परफेक्ट इन्फिनेटिव को यूज़ करें, टू हैव प्लस में लॉस्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर ये एक्शन अभी होने वाला है तो टू इन्फिनेटिव को यूज़ करें, यहाँ लिखते हैं 2 प्लस में लूज। और मान लीजिए ये एक्शन अभी कंटिन्यूस हो रहा है, अभी भी जारी है, तो याद आपको यूज़ करना है टू बी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इसको बोलते हैं कंटिन्यूस इन्फिनेटिव। एक्शन को देख लो, एक्शन हो चुका है तो पास्ट वाला परफेक्ट इन्फिनेटिव, एक्शन बाकी है तो सिंपल इन्फिनेटिव, एक्शन अभी कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस इन्फिनेटिव। अब यूज़ करके दिखा देता हूँ, स्ट्रक्चर आपके सामने है नीचे, ठीक है? ऑल एविडेंसेस सीम टू सपोर्ट हिज इनोसेंस।
कह रहे सारे के सारे सबूत जो हैं, एविडेंसेस जो हैं, दिखाई देती हैं सपोर्ट करती हुई उसकी इनोसेंस को, उसकी मतलब इनोसेंस समझते हो ना, किसी की बेगुनाही को, बेगुनाही को। अब मुझे बताओ एविडेंस जो है, एविडेंस मान लो सबूत आए, सबूत जब आते हैं तो वो सपोर्ट करेंगे इनोसेंस को। क्या ये सपोर्ट होने का काम सबूत आने से पहले हो सकता है क्या? भाई सबूत आए, फिर सबूत सीम हुए यानी दिखाई दिए, और दिखाई क्या दिए? वो एविडेंस जो है सपोर्ट कर रही है उसकी बेगुनाही को। तो पहले सबूत आपको दिखाई देंगे या पहले सबूत सपोर्ट कर देंगे इनोसेंस को? सर पहले दिखाई देंगे, देखेंगे, फिर उनको पता लगेगा देख करके कि वो बेगुनाही को सपोर्ट करते हैं। तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। सीम टू सपोर्ट का मतलब है दिखाई देते हैं कि वो सपोर्ट करते हैं, पहले वो दिखाई देते हैं फिर वो सपोर्ट करते हैं। जब पेंडिंग एक्शन हो तो टू इन्फिनेटिव आता है, ये सपोर्ट करने का काम पेंडिंग है, पहले ये हो चुका है। अब दूसरा सेंटेंस देखो, ये थोड़ा अलग है। द ड्राइवर सीम्स टू लूज द कंट्रोल ओवर द व्हीकल। ड्राइवर दिखाई देता है कि वो लूज कर चुका है कंट्रोल को व्हीकल के ऊपर। अब मुझे बताओ ड्राइवर को देख करके आपको पता लगेगा कि वो लूज कर चुका है, या फिर एक्सीडेंट होने के बाद आपको पता लगेगा कि ड्राइवर जो है लूज कर चुका है? मान लीजिए यहाँ लिखता हूँ बिफोर द एक्सीडेंट, ठीक है, और थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ मैं। अब मुझे बताओ एक गाड़ी है, कहीं जा रही थी, एक्सीडेंट हो गया। अब आपको यहाँ एक्सीडेंट देख के आपने बोला लगता है ड्राइवर से कंट्रोल छूट गया था गाड़ी का। अरे भाई अब आपको लग रहा है, अब दिखाई दे रहा है, लेकिन कंट्रोल तो ड्राइवर का पहले ही छूट चुका है, समझ रहे हो? तभी आपको आज दिखाई दे रहा है। अगर कंट्रोल ना छूटा होता तो ये गाड़ी आज एक्सीडेंट हुई ना होती, अब इस बात को कर ही ना रहे होते। तो ये काम जो है पास्ट में हो चुका है, सीम तो अब हो रहा है लेकिन हो चुका है पास्ट में। तो यहाँ पे आप सीम टू लूज नहीं लिख सकते, आपको लिखना चाहिए पास्ट जो है परफेक्ट इन्फिनेटिव को टू प्लस में है प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, लूज की थर्ड फॉर्म होती है लॉस्ट, सीम टू हैव लॉस्ट। समझ गए ना? ये किसी किताब में नहीं मिलेगा फॉर्मूला, क्योंकि ये फॉर्मूला ऐसा अंडरस्टैंडिंग से बनेगा। ये फॉर्मूला दिमाग में बैठा लो, बड़ा आसान हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। तीसरा देख लो, द कार सीम्स टू रन एट अ वेरी फास्ट पेस। कार दिखाई देती है रन करती हुई एक बहुत ही तेज़ रफ्तार पे। एक कार है आपके पास से निकली, आपने बोला लगता है कार बहुत तेज़ जा रही है ना? अरे कार अगर तेज़ जा रही है तो कार अभी भी जा रही है, एक्शन अभी भी कंटिन्यूस है। आपको जब कार तेज़ जाती हुई दिख रही है तब कार खुद भाग भी रही है, दोनों एक्शन एक साथ हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है? टू बी प्लस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म रनिंग को यहाँ पे लिखना है। टू रन का मतलब ये हो जाता है कार दिखाई देता है कि बहुत तेज़ भागेगी। अरे भागेगी थोड़े ना, भाग रही है इसलिए ऐसा हुआ है ना? तो सीम्स टू बी रनिंग एट अ वेरी फास्ट पेस। तो यहाँ भी ऊपर यही हुआ है, लोग दिखाई देते हैं कि वो डिमांड कर रहे हैं, अरे अभी भी सड़कों पे खड़े हैं, तो सीम टू बी डिमांडिंग। और यहाँ पे क्या हुआ, ये दोनों भाई देख करके लगता है कि लूज कर चुके हैं, पब्लिक के सपोर्ट को लूज कर चुके हैं, ये काम हो चुका है, तो सीम टू हैव लॉस्ट। आ गई अंडरस्टैंडिंग इन्फिनेटिव्स की? चलो, कह रहा द ऑपोजिशन हैज़ रिजेक्टेड। आज के क्विज में यूज़ होगा ये कॉन्सेप्ट, है ना, दोनों के दोनों। कह रहा द ऑपोजिशन हैज़ रिजेक्टेड द प्रेसिडेंट्स कॉल फॉर ए मल्टी पार्टी कैबिनेट, की allies such as Sri Lanka Freedom Party have walked out of the ruling coalition, and the newly appointed FM finance minister did not deem it prudent to take charge. अब हुआ क्या वहाँ पे? पॉलिटिकल हालात क्या है? जो विपक्ष है वो रिजेक्ट कर चुका है प्रेसिडेंट की कॉल को, प्रेसिडेंट के आह्वान को, प्रेसिडेंट की डिमांड को एक मल्टी पार्टी कैबिनेट की। ऑपोजिशन ने बोला हमें कोई मल्टी पार्टी कैबिनेट करनी ही नहीं है। और जो की अलाइज हैं, जो इंपॉर्टेंट पार्टनर्स हैं, दोस्त हैं इस पॉलिटिकल पार्टी के, सरकार के, कह रहा जैसे कि श्रीलंका फ्रीडम पार्टी, कह रहा है ये वॉक आउट ऑफ कर चुके हैं, ये बाहर निकल चुके हैं रूलिंग कोalition के, अभी सत्ताधारी गठबंधन के। इन्होंने बोल दिया कि हम गठबंधन का हिस्सा नहीं है। और जो नए नए अपॉइंटेड फाइनेंस मिनिस्टर है, इन्होंने नहीं डीम किया, नहीं कंसीडर किया इस चीज़ को, और क्या कि ये प्रूडेंट होगा टेक चार्ज करना, ये समझदारी भरा होगा अपने कुर्सी पे बैठना। तो ये हुआ वहाँ पे। ऑपोजिशन कह रही है कि कोई पार्टी की मीटिंग हमें करनी नहीं है, आप तो सरकार गिराओ। सरकार के दोस्त हैं वो सब सरकार को छोड़ के भाग चुके हैं, है ना, जैसे डूबते हुए जहाज़ से चूहे भागते हैं। डूबता हुआ जहाज़ है श्रीलंका, तो सारे सरकार के जो दोस्त हैं वो सब के सब निकल गए। और फाइनेंस मिनिस्टर जो अभी भी बनाए गए थे, उन्होंने बोला भाई इस जो है ख़राब अर्थव्यवस्था का मैं जो है बिल्कुल भी टेक चार्ज नहीं करूँगा, मुझे नहीं लगता मुझे फाइनेंस मिनिस्टर बनना चाहिए। ऑपोजिशन की वर्ब हैज़ रिजेक्टेड, अलाइज की वर्ब है हैव वॉकड आउट ऑफ, फाइनेंस मिनिस्टर की वर्ब डिड नॉट डीम। डीम का मतलब होता है कंसीडर करना, प्रूडेंट मतलब समझदारी भरा, कोलिशन मतलब गठबंधन। बढ़े आगे, कह रहा इट इज़ एन अनयूजुअल स्टेलमेट ऑन द पॉलिटिकल फ्रंट, as it is clear that nothing short of the resignation of Rajapaksa brothers will assuage public anger. But at the same time, it is unclear if anyone will be willing to take charge
अमिड्स अ सीमिंगली इनसरमाउंटेबल इकोनॉमिक क्राइसिस। कह रहा है ये एक बड़ा ही अनयूजुअल स्टेलमेंट है। स्टेलमेंट का मतलब होता है ऐसा एक सिचुएशन जिससे ना कोई बाहर जा सके, ना कोई उसके कोई सोल्यूशन ही ना हो, है ना। इररिकंसाइलेबल सोल्यूशन हो गया, इस सिचुएशन हो गई। स्टेलमेट यानी डेडलॉक या इम्पास। कह रहा है ये एक अनयूजुअल सा स्टेलमेट है, एक बड़ी ही अजीब सी सिचुएशन है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है। और किस पे? सियासी मोर्चे पे पॉलिटिकल फ्रंट पे। तो पॉलिटिक्स में देख करके हमें लग नहीं रहा कि कुछ हो पाएगा श्रीलंका के अंदर। कह रहा है क्योंकि ये चीज़ बड़ी साफ है, इट इज़ क्लियर दैट वो ये कि कोई भी चीज़ नहीं, नथिंग जो कमतर हो, शॉर्ट ऑफ हो रेजिग्नेशन के, त्यागपत्र के, राजापक्सा ब्रदर्स के। कह रहा है ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो इससे कम हो। कह रहा है ये कोई भी चीज़ नहीं एसयूएस करेगी, मलहम लगाएगी, पैसिफाई करेगी किसको? लोगों के गुस्से को। कह रहा है लेकिन उसी वक्त एट द सेम टाइम ये बात भी अनक्लियर है, ये बात भी साफ नहीं है कि कोई इंसान एनीवन विल बी विलिंग, कोई विलिंग होगा, तैयार होगा टेक चार्ज करने के लिए बीचों बीच अमिस्ट एक सीमिंगली इनसरमाउंटेबल इकोनॉमिक क्राइसिस के, एक ऐसे आर्थिक तूफान के जो सीमिंगली अनसरमाउंटेबल है, दिखाई देने वाले तौर पे इम्पॉसिबल है ना, जिसको पार पाना, माउंट करना बड़ा ही मुश्किल है। आई बात समझ में? तो ये है वहाँ पे डेडलॉक। लोग तो बिल्कुल नहीं मानेंगे जब तक ये दोनों रेजिग्नेशन नहीं करेंगे, लेकिन दिक्कत यह है कि इनकी रेजिग्नेशन करने के बाद कौन तैयार होगा श्रीलंका की सरकार को चलाने के लिए, इस क्राइसिस से निपटने के लिए। इट की वर्ब इज नथिंग की वर्ब है विल एसुएज, पेसिफाई, मॉलिफाई, एमिलिरेट, बाम, सेल, है ना, एले, एसुएज, सब एक दूसरे के सिनोनिम है। किसी चीज़ पे मलहम लगाना, जैसे चाय गिरती है तो आप वहाँ पे बर्फ़ मल देते हो ना, आप एसयूएज करते हो पेन को। नथिंग शॉर्ट ऑफ का मतलब है कोई भी चीज़ जो शॉर्ट ऑफ हो, कम तर हो। शॉर्ट ऑफ मतलब कम। इट की वर्ब है इज, एनीवन की वर्ब है विल बी। विलिंग का मतलब होता है रेडी, तैयार, है ना, किसी चीज़ के लिए एकदम तैयार। अमिड्स का मतलब होता है बीचों बीच। प्रूडेंट का मतलब होता है समझदारी भरा। इनसरमाउंटेबल का मतलब है जिसको माउंट ना किया जा सके, जिसको फतेह ना पाया जा सके, है ना, जिसके पार ना निकला जा सके। कह रहा है एज ओवर 40 legislators have walked out of the ruling alliance, the present regime faces a loss of majority in parliament। कह रहा है क्योंकि 40 legislators, 40 नेता वॉक आउट ऑफ कर चुके हैं, बाहर निकल चुके हैं सत्ताधारी कोलिशन से, गठबंधन से। जो प्रेजेंट रिजीम है, हाल का जो प्रशासन है, सरकार है, फेस करती है एक मेजॉरिटी के लॉस को, अविश्वास मत को, और कहाँ पे? पार्लियामेंट के अंदर। तो पार्लियामेंट में इनका विश्वास ही नहीं बचा, मेजॉरिटी नहीं बची। तो जैसे ही सरकार का कोई यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है, सरकार गिर जाएगी, देखने में लगता है। लेजिस्लेटर्स की वर्ब है वॉक आउट ऑफ करना, मतलब किसी रिलेशनशिप, किसी रिश्ते से बाहर निकल जाना। तो ये भी अलायंस से निकल चुके हैं 40 नेता। रिजीम की वर्ब है फेसिस। पार्लियामेंट आप जानते हैं प्रॉपर नाउन है, इसका पी बड़ा रखें, लेकिन इसके आगे कभी भी द ना लगाएं। लोकसभा के आगे द आएगा, राज्यसभा के आगे द आएगा, क्योंकि ये इंडिया स्पेसिफिक है, लेकिन पार्लियामेंट हर देश में होती है, तो इसके आगे द नहीं लगाया जाता। कह रहा द रियल क्वेश्चन इज वेदर द ऑपोजिशन विल बी विलिंग टू फॉर्म एन ऑल्टरनेटिव डिस्पेंशन। सही सवाल तो ये है, रियल क्वेश्चन ये है, हाँ या ना, जो ऑपोजिशन है, जो विपक्ष है, वो तैयार होगा या नहीं होगा फॉर्म करने के लिए, बनाने के लिए एक ऐसे डिस्पेंसेशन को, ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन को, अरेंजमेंट को जो ऑल्टरनेटिव हो, जो वैकल्पिक हो। तो इनको हटा करके एक नया प्रशासन बनाने के लिए ऑपोजिशन तैयार है या नहीं, उसमें इतनी ताकत है या नहीं। सही सवाल तो ये करना हमें चाहिए, क्योंकि ये तो अब छोड़ेंगे ही अपनी कुर्सी, है ना। ऑपोजिशन तैयार है या नहीं ये हमें नहीं पता। क्वेश्चन की वर्ब है इज, ऑपोजिशन की वर्ब है विल बी, विलिंग। अच्छा, डिस्पेंसेशन मैंने आपको बता दिया ना, प्रशासन, रिजीम, एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, एक नया सिस्टम कहलाता है, नया डिस्पेंसेशन। अच्छा, अब इस ऑल्टरनेटिव नाम के वर्ड को देखेंगे। देखिए, ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है चॉइस, विकल्प, है ना। जैसे आपके पास ऑल्टरनेटिव टाइप क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में, A B C D, तो 4 चॉइसेस होती हैं। ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है चॉइस। लेकिन एक वर्ड है हमारे पास ऑल्टरनेट। अक्सर लोग क्या करते हैं, ऑल्टरनेटिव की जगह ऑल्टरनेट लिखे आते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। ऑल्टरनेट वर्ड का मतलब होता है एक छोड़ के। जैसे आप एक दिन छोड़ के पढ़ाई करते हो तो आप ऑल्टरनेट डेज पे पढ़ाई करते हो। जैसे आप 1 घंटा छोड़ करके चाय पीते हो तो आप ऑल्टरनेट आवर्स पे चाय पीते हो। जैसे आप 1 महीना छोड़ करके कुछ काम करते हो तो आप ऑल्टरनेट मंथ्स पे कोई काम करते हो। आ रही बात समझ में? एक छोड़ के, एवरी अदर आइटम इज कॉल्ड ऑल्टरनेट। मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ इस सेंटेंस में, पहले खुद से ट्राई करो। दोनों ब्लैंक्स में सही वर्ड्स को आपको चूज़ करके डालना है, ऑल्टरनेट और ऑल्टरनेटिव में से। चलो, सब लोग ट्राई करेंगे, कमेंट्स में डाला करो कितने लोगों को आया, तो पता तो लगे अपने को, है ना। अब मैं करवा रहा हूँ ताकि आपको
चेक करने को मिले, है ना। इन एब्सेंस ऑफ एनी ऑल्टरनेट या ऑल्टरनेटिव द कपल वर्कड इन ऑल्टरनेट या ऑल्टरनेटिव शिफ्ट्स टू रेज द चाइल्ड। किसी विकल्प के अभाव में, किसी ऑल्टरनेटिव के अभाव में, उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था, तो इन एब्सेंस ऑफ एनी ऑल्टरनेटिव, ठीक है। हुआ क्या, कपल जो है वो वर्क करता था ऑल्टरनेट शिफ्ट्स में रेज करने के लिए चाइल्ड को। ऑल्टरनेट का मतलब है एक छोड़ छोड़ के, जैसे एक शिफ्ट में पति काम कर रहा है तो दूसरी शिफ्ट में पत्नी काम कर रही है, दोनों में से एक आदमी घर पे है ताकि बच्चे की देखभाल हो सके। आजकल होता है ना इस तरीके से, तो ऑल्टरनेट शिफ्ट्स में काम कर रहे थे, सुबह में पति काम कर रहा है, शाम को बीवी काम कर रही है, इस तरीके से एक छोड़ छोड़ के जो है ना शिफ्ट्स के अंदर वो काम कर रहे थे। तो ऐसे सेंटेंस बनाए, यहाँ पे ऑल्टरनेटिव, यहाँ पे ऑल्टरनेट। चलिए आगे बढ़ें। आज के क्विज में इन दोनों वर्ड्स को यूज़ करेंगे, दिमाग में बैठा लो, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आगे कह रहा है द अर्जेंसी ऑफ द सिचुएशन इज़ बियॉन्ड डाउट। कह रहा है जो अर्जेंसी है इस सिचुएशन की, इस पर कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी शक नहीं है, बहुत ही अर्जेंट सिचुएशन हो चुकी है, सबको हमें पता है। अर्जेंसी की वर्ब है इस, अर्जेंसी का मतलब होता है इमरजेंसी, है ना। कह रहा द कंट्री नीड्स एन इकोनॉमिक रिकवरी प्लान टू अप्रोच इंटरनेशनल लैंडर्स एंड ब्रिंग अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। कंट्री को ज़रूरत है कि वो एक इकोनॉमिक रिकवरी प्लान बनाए, कैसे वो रिकवरी करवाएंगे और किस लिए भाई, अप्रोच करने के लिए, है ना। और किसको, इंटरनेशनल लैंडर्स को, अंतर्राष्ट्रीय कर्ज देने वाली संस्थाओं को, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, IMF। कह रहे हैं इसके लिए इनको ज़रूरत है एक इकोनॉमिक प्लान की। और दूसरा काम क्या करने के लिए, ब्रिंग अबाउट करने के लिए, कॉज करने के लिए, जर्मिनेट या इंजेंडर करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को, ऐसे संतुलन को, स्टेबिलिटी को जो मोटे तौर पे वहाँ की अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को संभाल सके, मैक्रो इकोनॉमिक। आगे बात समझिए, मैक्रो मतलब मोटे तौर पे। तो इस तरह से कंट्री को एक प्लान बनाना पड़ेगा अगर किसी से कर्जा लेना भी है तो। कंट्री की वर्ब है नीड्स, ब्रिंग अबाउट करना मतलब एनजेंडर या जनरेट करना, जर्मिनेट करना, प्रोड्यूस करना। कह रहा है एंड अ कंसर्न्ड एंड अकाउंटेबल रिजीम नीड्स टू बी इन प्लेस फॉर दिस। कह रहा है और इस काम के लिए ना एक कंसर्न्ड और अकाउंटेबल रिजीम इन प्लेस होना चाहिए, अपनी जगह पे होना चाहिए। अरे बात समझ में, कंसर्न मतलब चिंता, जो चिंताजनक हो, जिसमें चिंता भरी हो, अकाउंटेबल मतलब जो जिम्मेदार हो, ऐसा एक प्रशासन वहाँ पे होना चाहिए, तभी ऐसा कोई प्लान बन पाएगा। रिजीम की वर्ब है नीड्स, इन प्लेस मतलब अपनी जगह पे एग्जिस्ट करना। कह रहा इकोनॉमिस्ट have suggested that Sri Lanka may need a bridge loan while an external debt restructuring plan is put in place, but much depends on whether there is a credible leadership। कह रहा इकोनॉमिस्ट ने ऐसा सजेस्ट किया है, अर्थशास्त्रियों ने ऐसा कहा है, दैट वो ये कि श्रीलंका को हो सकता है ज़रूरत हो, मे नीड एक ब्रिज लोन की, ऐसा लोन जो ब्रिज करता है चीज़ों को, जो एक पुल बांधता है ना। ब्रिज लोन क्या होता है, पुरानी समस्याओं को नई जो है अपॉर्चुनिटी से जोड़ने वाला लोन, ब्रिज लोन। कह रहा है जबकि एक एक्सटर्नल, एक बाहरी डेट की रिस्ट्रक्चरिंग का जो प्लान है, इन्होंने जो कर्जा उठाया दूसरे कंट्रीज से, उसकी नई EMI बने, उसका नया रिस्ट्रक्चरिंग हो। कह रहा है एक बाहरी ऐसा प्लान बाहर के डेट के लिए, कर्जे के लिए, कह रहा है इज़ पुट इन प्लेस, जब उसको पुट प्लेस किया जाए। तो सबसे पहले बाहर के देश जिन्होंने श्रीलंका को पैसा दिया हुआ है, जैसे कि चाइना है, इंडिया है, ये इनका सारा श्रीलंका का जो लोन है उसको रिस्ट्रक्चर करें, 5 साल की जगह 50 साल में श्रीलंका की EMI बनाए, है ना, रिस्ट्रक्चरिंग करें। और श्रीलंका को एक ब्रिज लोन देना होगा, दूसरी किसी कंट्री से लेना होगा, ताकि वो अंदर के हालात को संभाल सके। तो ऐसा इकोनॉमिस्ट का कहना है। कह रहा है लेकिन ज़्यादातर चीज़ें डिपेंड करती हैं वेदर, हाँ या ना पे, कि वहाँ पे कोई क्रेडिबल लीडरशिप है भी या नहीं, एक विश्वासजनक नेता वहाँ पे कोई है भी या नहीं। आगे बात समझ में। तो पैसा तो दे देंगे, इतना पैसा दिया है लोगों ने, और दे देंगे श्रीलंका को, लेकिन पैसे से ये फिर अपने पाँव पे खड़े होंगे या नहीं, सवाल तो सारा ये है। इकोनॉमिस्ट की वर्ब है हैव सजेस्टेड, श्रीलंका की वर्ब है मे नीड, स्ट्रक्चरिंग प्लान की वर्ब है इज पुट, है ना। पुट इन प्लेस मतलब किसी चीज़ को अपनी जगह पे लाना, किसी चीज़ को एग्जिस्ट करवाना। मच की वर्ब है डिपेंड्स, लीडरशिप की वर्ब है इज, देर से क्लोज शुरू हुआ है इसलिए वर्ब के बाद में लीडरशिप सब्जेक्ट को रखा हुआ है। क्रेडिबल मतलब भरोसेमंद, विश्वास लायक, बिलीवेबल, ट्रस्टवर्दी, है ना, जिस पे भरोसा जताया जा सके। कह रहा श्रीलंका इज़ एट अ क्रॉस रोड्स, श्रीलंका अब एक 4 रास्ते पे खड़ा है, 4 चौराहे पे खड़ा है, जहाँ पे इसके पास कई सारे विकल्प होंगे, है ना, क्रॉस रोड्स पे है। श्रीलंका की बाबा इज़, ध्यान दे लेना, क्रॉस रोड्स, शैम्बल्स और मीन्स 3 ऐसे लेजिटिमेट प्लूरल वर्ड्स हैं जिनके आगे ए या एन आता है ना, अ क्रॉस रोड्स। कह रहा गोइंग वन वे मे लीड टू अ डेट ट्रैप, सॉवरिन डिफॉल्ट एंड पॉसिबल बैंकरप्सी। कह रहा किसी भी एक तरफ जाना
कह रहा हो सकता है वो लीड टू कर दे एक डेट ट्रैप की तरफ। डेट ट्रैप क्या होता है? ऐसा ट्रैप, ऐसा जाल जिसमें आप कर्ज के जाल में फंस गए, डेट के। तो कह रहा है एक रास्ता तो है श्रीलंका के पास जिसमें वो कर्ज के जाल में और फंसेगा, सॉवरेन डिफॉल्ट करेगा। सॉवरेन डिफॉल्ट का मतलब है अपनी संप्रभुता, अपनी आज़ादी पे डिफॉल्ट कर देगा, और पॉसिबल बैंकरप्सी भी दिखाएगा, दिवालिया भी हो जाएगा। तो एक रास्ता तो ये है श्रीलंका के पास, 4 रास्ते से चाइना से और पैसा ले ले और चाइना के सामने बिक जाए, है ना। गोइंग की वर्ब है मे लीड टू। अब दूसरा रास्ता बताएगा भाई, कह रहा ऑन द अदर हैंड, दूसरे रास्ते पे द प्रेजेंट अनरेस्ट प्रोवाइड्स एन एक्स्ट्रॉर्डनरी अपॉर्चुनिटी टू चेंज इट्स पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पैराडाइम। कह रहा दूसरी तरफ जो प्रेजेंट अनरेस्ट है, जो हाल में प्रदर्शन धरने हो रहे हैं, ये प्रोवाइड करते हैं एक एक्स्ट्रॉर्डनरी अपॉर्चुनिटी को, एक खास मौके को, कि वो चेंज करे, बदलाव लाए अपनी सियासी, पॉलिटिकल और अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक पैराडाइम में, सिस्टम में। आगे बात समझ में? तो एक मौका इनके पास दूसरी तरफ ये भी है, इसको अच्छे से बुनाएं, इसको अपॉर्चुनिटी की तरह लें और ढंग से काम करें, नया चेंज लेकर के आएँ, ताकि श्रीलंका 5 साल बाद हम उसके लिए कुछ नई और अच्छी न्यूज़ सुने, है ना। ख़राब न्यूज़ सुनना बंद करें। अनरेस्ट की वो है प्रोवाइड्स। पैराडाइम का मतलब होता है सिस्टम। पैराडाइम के 2 मीनिंग होते हैं, एक तो किसी भी चीज़ का परफेक्ट एग्जाम्पल, यानी कि मिसाल, ठीक है, इसको पैरागॉन भी बोलते हैं, है ना। एक तो ये मीनिंग होता है इसका। दूसरा पैराडाइम का मीनिंग होता है सिस्टम या अरेंजमेंट। तो आज हमने दूसरा वाला, सिस्टम वाला मीनिंग इसका यूज़ किया है। इंग्लिश में एक ही वर्ड के एक से ज़्यादा मीनिंग्स होते हैं, दिमाग में बैठाने की कोशिश करो इंपॉर्टेंट वर्ड्स के लिए। कह रहा ब्लॉटेड गवर्नमेंट, एक्सेसिव सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर, द प्रॉफिगेट वेज ऑफ दोज इन पावर, lack of attention to domestic production and centralization of decision making have all contributed to the mess। अब कह रहा है इस मैस का, इस पूरे इशू का, इस पूरे रायते का शुरुआत कहाँ से हुई, है ना। कह रहा है एक तो है ब्लॉटेड गवर्नमेंट, ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी गवर्नमेंट, बहुत बड़ी गवर्नमेंट श्रीलंका में इन्होंने रखी हुई है। छोटा सा देश है, ज़्यादा सैलरियाँ देते हैं नेताओं को। दूसरा काम है ज़रूरत से ज़्यादा सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर, है ना, अपना जो है डिफेंस बजट ज़रूरत से ज़्यादा इन्होंने बनाया हुआ है। तीसरा इनके जो हाथ खुले हुए वेज हैं, प्रॉफिगेट मतलब स्पेंड थ्रिफ्ट, एक्स्ट्रा वेजेंट, वेस्टफुल, एक की जगह 5 लगाना। कह रहा है इनका हाथ खुला हुआ जो रास्ता है, तरीका है, वे है, मैनर है उन लोगों का जो पावर में बैठे हैं, एक की जगह 5 रुपये लगाते हैं। चौथा लैक ऑफ अटेंशन है डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए, बिल्कुल भी अटेंशन उसको नहीं देते हैं। और 5वां है सेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग को इन्होंने सेंट्रलाइज किया हुआ है। 2 भाई हैं, 4 भाई हैं, बस वही सारा देश का पूरा नसीब तय करते हैं। कह रहा है ये 5 जो गलत चीज़ें हैं ना, बड़ी सरकार, ज़्यादा खर्चा, ज़रूरत से ज़्यादा पैसे खर्च करना सिक्योरिटी पे, अटेंशन देना नहीं प्रोडक्शन को, कितना वहाँ पे कुछ हो रहा है, कह रहे हैं इन सब चीज़ों ने कंट्रीब्यूट किया है इस मैस में, इस पूरे तूफान में। आगे बात समझ में? सबकी वर्ब है इन चारों पांचों की, हैव कंट्रीब्यूटेड टू। कंट्रीब्यूट करना मतलब भागीदार बनना। ब्लॉटेड मतलब ज़रूरत से बड़ा, साइज़ में बहुत ज़्यादा फूला हुआ। कह रहा है मच ऑफ दिस नीड्स टू चेंज। इसमें से ज़्यादातर को चेंज होने की ज़रूरत है। इन 5 में से कम 4 चीज़ों को तो बदलना होगा ही। मच की वर्ब है नीड्स। कह रहा है नो मोर शुड मेजॉरिटेरियन मोबिलाइजेशन बी अलाउड टू कवर अप पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फेलियर्स। कह रहा है वो बिल्कुल भी नहीं, नो मोर। जो मेजॉरिटेरियन मोबिलाइजेशन है, अब ये क्या होता है भाई? मोबिलाइजेशन का मतलब होता है लामबंदी, लोगों को इकट्ठा करना, उनको अपने सपोर्ट में लाना, डिप्लॉय करना। और मेजॉरिटेरियन का मतलब होता है जो लोग मेजॉरिटी में हैं, जो आपकी पार्टी से बिलोंग करते हैं, है ना, मेजॉरिटी वाले। कह रहा है अब जो है ना ये मेजॉरिटेरियन मोबिलाइजेशन जो है श्रीलंका की सरकार के द्वारा वहाँ के सिंहला मेजॉरिटी को जो लामबंद करने का काम है। और किस लिए? कह रहा है ये काम जो है ना शुड बी अलाउड, इसको अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। और क्यों? कवर अप करने के लिए, छुपाने के लिए पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फेलियर्स को, वहाँ की सरकार के इस तरह की नाकामयाबियों को। सरकार कोई भी गलत काम होता है ना श्रीलंका में, तो वो क्या करती है, जैसे इंडिया में होता है हिंदू मुस्लिम, तो वहाँ पे सिंहला और तमिल कर देती है। तो मेजॉरिटेरियन मोबिलाइजेशन जो है ना, इसको बार बार वहाँ पे यूज़ नहीं होना चाहिए, सरकार के फेलियर को छुपाने के लिए बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मोबिलाइजेशन आप समझ गए, लोगों को इकट्ठा करना, इसकी वर्ब है शुड बी अलाउड। नो मोर नाम की एक नेगेटिव एडवर्ब से सेंटेंस शुरू हो रहा है। जब भी नेगेटिव एडवर्ब्स सेंटेंस को शुरू करें, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखा जाता है। हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, नो सूनर देन, है ना, नो मोर, नीदर। आगे बात समझ में? अलग से एक वीडियो कर चुके हैं इसमें ग्रामर सीरीज पे, इसलिए यहाँ पे इन्वर्जन हुआ है। कह रहा है इंक्लूसिव आउटलुक हैज़ टू बी फोस्टर्ड। कह रहा है एक इंक्लूसिव आउटलुक जो है उसको हमें पालना पड़ेगा, नर्चर या फोस्टर करना पड़ेगा, पालन पोषण करना पड़ेगा। आउटलुक का मतलब होता है नज़रिया,
इंक्लूसिव मतलब जो सबको अपने दायरे में लेता हो। तो श्रीलंका में ऐसा एक नज़रिया बनाना पड़ेगा कि सब भाई भाई हैं, कोई भी अलग रेस का, कोई अलग जात का आदमी नहीं है। आउटलुक की वजह हैज़ टू बी फॉस्टर्ड। People will have to realize that voting on emotional issues related to race and religion only helps the ruling class and seldom benefits them. लोगों को भी समझना पड़ेगा, people have to realize that वो ये कि वोट करने का जो काम है भावुक मुद्दों पे, और कैसे मुद्दे, जो आपकी नस्ल और आपके धर्म से संबंधित है। कह रहे ये जो मुद्दे हैं ना, ये हमेशा रूलिंग क्लास को बेनिफिट करते हैं। आ रही बात समझ में? ये सारे मुद्दे सिर्फ रूलिंग क्लास को हेल्प करते हैं और ना के बराबर सेल्डम ही उनको बेनिफिट करते हैं, उनके लिए कोई फ़ायदा लाते हैं। कभी भी इमोशनल प्रोपेगेंडा के ऊपर आप वोटिंग करते हैं तो आप किसी को जिता रहे हैं अपने आप को हरवा करके, है ना। ऐसा लोगों को समझना पड़ेगा। पीपल की वर्ब है विल हैव, वोटिंग की वर्ब है हेल्प्स और बेनिफिट्स, दोनों ही इसकी वर्ब्स हैं एंड कंजंक्शन से जुड़ी हुई हैं। सेल्डम का मतलब होता है रेयरली, ना के बराबर, है ना, सेल्डम। कह रहा ओनली सच अ मोमेंटस चेंज on the political and social level will lead to their economic emancipation। कह रहा है महज एक ऐसा ही बड़ा चेंज, मोमेंटस चेंज, मोमेंटस मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा है महज एक ऐसा ही बड़ा चेंज पॉलिटिकल और सोशल लेवल पे लीड टू करेगा उनके आर्थिक इमेंसिपेशन की तरफ, उनके इकोनॉमिक लिबरेशन या आज़ादी, फ्रीडम की तरफ। आगे बात समझ में, बड़ा चेंज आएगा तभी आर्थिक तौर पे वो लोग आज़ाद होंगे, नहीं तो ऐसे ही चावल श्रीलंका में महंगा होता जाएगा, पेट्रोल और डीजल के दाम जो हैं अफोर्ड नहीं कर पाएंगे लोग। इमेंसिपेशन एक नया वर्ड है सर आपके लिए, अच्छा वर्ड है। लिबरेशन, फ्रीडम या रिलीज बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको आज़ादी, है ना, इमेंसिपेशन। मोमेंटस आप जानते हैं, जो साइज़ में बहुत बड़ा हो, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो। मोमेंटस मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको पैरामाउंट भी बोलते हैं, बहुत ही बड़ा हो साइज़ में, कंसीडरेबल भी बोल सकते हो, है ना, साइजेबल भी बोल सकते हो, सब्सटेंशियल भी बोल सकते हो। लेकिन एक और वर्ड है हमारे पास मोमेंट्री। मोमेंट्री का मतलब होता है टेम्परेरी, जो एक मोमेंट के लिए हो, कुछ पलों के लिए हो, है ना। इसके लिए एक अच्छा वर्ड है एफेमरल, एफेमरल। तो याद रखें इन वर्ड्स को, बहुत बार बार करवा रहा हूँ क्योंकि ठीक है, जितनी बार मैं करवाऊँगा आपका रिवीजन हो जाएगा, है ना। तो मोमेंटस और मोमेंट्री दो अलग अलग वर्ड्स हैं, अभी क्विज़ में आएगा, वहाँ पे आपको सही वर्ड को चूज़ करना है। चलिए यहीं रैपअप करते हैं सेशन को, थोड़ा लंबा हो गया आज का। अपने आ जाओ क्विज़ पे, 5 क्वेश्चन आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको चूज़ करना है सही वर्ड को, है ना, सही वर्ड को यहाँ पे चूज़ करना है। क्या लगाओगे वो अपने हिसाब से आप देख लो। शैम्बल्स मैंने बता दिया, क्रॉस रोड्स मैंने बता दिया, ये वर्ड्स कैसे यूज़ होते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। तो कैसे यूज़ करोगे और सही वर्ड कौन सा होगा, दोनों ही चीज़ को चूज़ करके एक ऑल्टरनेटिव आपको यहाँ देखना है। कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट में आंसर्स रखे हुए हैं, वहाँ से हिंट के साथ में आंसर्स को चेक कर लेना, मेरे आंसर से अपने को। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया आपसे इन्फिनेटिव किस तरह का यूज़ किया जाए, पास्ट इन्फिनेटिव, परफेक्ट इन्फिनेटिव, कंटिन्यूस इन्फिनेटिव, सिंपल इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव आपको आज ही करवाए हैं मैंने, एक्शन को देख लो, पुराना है तो पास्ट, अभी होने वाला है तो सिंपल इन्फिनेटिव, और हो रहा है तो कंटिन्यूस इन्फिनेटिव। थर्ड में आपसे पूछा है ऑल्टरनेट और ऑल्टरनेटिव, इन दोनों में से कौन सा वर्ड यहाँ पे यूज़ होगा। तो एक वर्ड होता है ऑल्टरनेट, एक होता है ऑल्टरनेटिव, अभी किया है, सही वर्ड को यहाँ पे डालो। चौथे में पूछा है मोमेंट्री और मोमेंटस, जो आपको अभी करवाया था, है ना, अभी कर ही दोगे इसको। तो पाँचवें में पूछा है इनमें से कौन सा वर्ड या वर्ड्स यहाँ पे आ सकते हैं वोकैब के हिसाब से। तो यहाँ पे एलिविएट डालोगे, एंजेंडर डालोगे, जर्मिनेट डालोगे, या फिर एक से ज़्यादा ऑप्शन इन तीनों में से यूज़ कर सकते हो आप यहाँ पे। तो पाँचवा भी आसान है, वोकैब का क्वेश्चन है। सभी पाँचों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट सेक्शन में है, फर्स्ट कमेंट में जाओ, लिंक रखा हुआ है, मतलब लिंक क्या रखा हुआ है, आंसर्स रखे हुए हैं, आंसर्स को चेक कर लेना, हिंट्स के साथ में रखे मैंने। कितने मार्क्स मिले आउट ऑफ 5 ज़रूर से बताएं। एक लाइक और एक शेयर ज़रूर से दिया करो सेशन को, ताकि और स्टूडेंट्स तक भी पहुंच सके। कोर्सेज अवेलेबल हैं अभी सभी अपने पास, एसएससी का, बैंकिंग का, जो है राइटिंग स्किल्स का। ऐप पे जा करके इनको आप अवेल कर सकते हैं, ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में मैंने डाल दिया है। चलिए अंटिल देन इजाज़त दें मुझे, साइनिंग आउट।